नमस्कार फ्रेंड, मैं सर्वोत्तम कुमार ज्ञानी बनो यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग घटना चक्र बुक में आधुनिक भारत का इतिहास में ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये टॉपिक पढ़ेंगे। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेज की संगठन थी? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। ये सही हो जाएगा। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि सही है। दूसरा है, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारी के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो फ्रेंड्स, भारत से जो संपत्ति का जो दोहन हो रहा था, इंडिया से जो संपत्ति ये लंदन जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था, उसमें क्या क्या चीज़ के कारण जा रहा था, कौन कौन चीज़ में जा रहा था? तो फर्स्ट ऑप्शन में है, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि के तहत जा रहा था। दूसरा ऑप्शन है, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। यह भी सही है, क्योंकि यहाँ पे जो अंग्रेज कर्मचारी नियुक्त थे उनका वेतन पेंशन ये सब देने में बहुत बड़ा निधि जा रहा था। भारत से बहुत बड़ा भारत का पैसा जा रहा था, बहुत सारा पैसा जा रहा था। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेज़ों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो ये गलत हो जाएगा। भारत के बाहर जो युद्ध लड़ा जा रहा था उसमें भारत का पैसा नहीं जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए। ये आने वाले एग्जाम में बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार सीजीएल हो गया, एनटीपीसी सीबीटी 2 हो गया, ये सब में ये पूछा जाएगा। इंपीरियल प्रेफरेंस, ये शब्द को ध्यान में रखना है। तो इसका हो जाएगा, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का किसके लिए उपयोग किया जाता था? तो भारत में जो इंग्लैंड से जो सामान आता था, आयात किया जाता था भारत में, उस पर जो भारत के तरफ से जो रियायत दिया जाता है उसके लिए किया जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कोई भी उद्योग का विकास क्यों नहीं हुआ? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की तरजीह दिया जाना। उस समय क्या था, जब भारत गुलाम था तो भारत के जो धनी लोग थे, अमीर लोग थे, वो भू संपत्ति में निवेश कर रहे थे, तो इसके चलते कोई भी उद्योग नहीं लग पाया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यात प्रमुख पण्य पदार्थ क्या थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक में था। तो इस समय यहाँ से क्या चीज़ का निर्यात किया जाता था? तो ये देख लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कपास, रेशम, सोरा, अफीम। कपास, रेशम, सोरा, अफीम। ये बिहार में भी ये इससे क्वेश्चन आता है कि बिहार से कौन सा चीज़ का निर्यात किया जाता था ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ का? तो अफीम का निर्यात किया जाता था। तो कपास, रेशम, सोरा और अफीम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो फ्रेंड्स, इस्तमरारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त ये एक ही है। ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस्तमारी बंदोबस्त कौन लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। डिटेल्स पढ़ लेते हैं। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। अस्थाई बंदोबस्त कौन किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब किया था? तो 1793 ईस्वी में। अस्थाई बंदोबस्त कब किया था? तो 1793 ईस्वी में। अस्थाई बंदोबस्त को और कौन से नाम से जाना जाता है? तो इस्तमरारी, जागीरदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था एवं बीसवेदारी, ये इतना सारा नाम से जाना जाता है। ये कोई भी नाम एग्जाम में पूछ सकता है, तो सारा नाम ध्यान में रखना है।
आगे है, यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू की गई थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक ये व्यवस्था लागू किया गया था, अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल है। ये प्रतिशत भी पूछता है एग्जाम में, तो प्रतिशत भी ध्यान में रखना है। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का कितना प्रतिशत था, तो 19% क्षेत्रफल इसके अंदर कवर हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब किया गया था? तो 1793 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त कब किया गया था? 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, अस्थायी बंदोबस्त किसने किया? तो अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। किससे किया गया? तो जमींदारों से किया गया। अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? तो जमींदारों से किया गया था। इसके तहत जमींदारों को 1/10 भाग अपने पास रखना रहता था और बाकी सारा ये अंग्रेज़ों को दिया जाता था टैक्स के रूप में। 1/11 भाग। अस्थायी बंदोबस्त के तहत 1/11 भाग जमींदार लोग खुद के पास रखता था और बाकी सारा भाग अंग्रेज़ों को टैक्स के रूप में दे देता था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस कब किया था? 1793 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। कब किया गया था? तो 1793 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो पहला है, रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। दूसरा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। तीसरा है, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। तो इसमें ए, बी, सी तीनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। रैयत की तुलना में जमींदार को अधिक सशक्त बनाना, ये गलत हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, ये भी गलत हो जाएगा। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, कार्यकुशल नहीं बना था और ख़राब हो गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चिरस्थायी बंदोबस्त 1793। चिरस्थायी बंदोबस्त यानी कि अस्थायी बंदोबस्त। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण ये था कि सरकार का कोई लगाम नहीं था जमींदार के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थायी बंदोबस्त। तो इसका हो जाएगा भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, खाली स्थान में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा 1885। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिससे जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किया गया। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समस्या किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदार अधिनियम, ये ध्यान में रखना है, बंगाल किराएदार अधिनियम 1885 को लागू किया गया, जिसमें भूमि मालिकों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। बंगाल किराएदार अधिनियम कब आया था? तो 1885 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15,
निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त कौन किया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, इसको अलेक्जेंडर रीड भी बोलते हैं। कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ये दोनों किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी तो बंगाल तथा मद्रास में। इसमें अस्थायी बंदोबस्त कौन किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब किया था? तो 1793 ईस्वी में किया था। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ किया गया था? तो बंगाल में किया गया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ किया गया था? तो मद्रास में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कौन किया था? तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ये दोनों किया था, दोनों ध्यान में रखना है। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित था, तो किससे? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। क्वेश्चन नंबर 19, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन शुरू किया था? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में हुआ था और असम के कुछ भाग में भी हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। अंग्रेज लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। कहाँ प्रचलित था? तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रचलित था, यानी कि मद्रास में, असम के कुछ भाग में और मुंबई के कुछ भाग में ये सम्मिलित था। भारत में भू राजस्व वसूली हेतु प्रारंभ की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत तमिलनाडु के बारामहल जिले से प्रारंभ हुई थी, जिसे बाद में मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्सा, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 24, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में विचार करना है, कौन सा सही है। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सही बात है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान सीधे किसान को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। सही बात है, सरकार रैयत को पट्टा देती थी। ऑप्शन नंबर 3, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो कर लगाने के पहले भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आगे बढ़ते हैं। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो इसमें रैयतवाड़ी हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान भूमि का स्वयं मालिक होता था और सरकार को लगान खुद ही देता था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही? ये कौन बोला था? तो जो लागू किया था वही बोलेगा, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर डी, थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो क्या बोला था कि ये रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में पहले से प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 27, नीचे दी गई कथन, इसमें से कथन और कारक दिया हुआ है, इसमें बताना है कौन सा सही है।
ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। ये सही बात है, अलग अलग भाग में अलग अलग व्यवस्था लागू किया हुआ था। इससे भारतीय किसानों ने अलग अलग वर्ग बन गए। भारतीय किसान में इससे अलग अलग वर्ग बन गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। अलग अलग व्यवस्था था तो अलग अलग वर्ग बन गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1900 में। क्वेश्चन नंबर 29। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? यह भी स्टार मार्क क्वेश्चन है। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1839 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बंगाल में महलवारी व्यवस्था प्रणाली शुरू की थी? बंगाल में महलवारी व्यवस्था कौन शुरू किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी। बंगाल में महलवारी व्यवस्था कौन शुरू किया था? हॉल्ट मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, इसको मिलान करना है। जजमानी उत्तर भारत हो जाएगा, बारा बलूट महाराष्ट्र हो जाएगा, मिरासी तमिलनाडु हो जाएगा, अडाड़े ये कर्नाटक हो जाएगा। इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, 1-2 बार इसको रिवीजन कर लेना है। जजमानी उत्तर भारत, ये जजमान से याद रखना है। उत्तर भारत में पंडित लोग होते हैं, उनको जजमान बोला जाता है, तो उसी से याद रखना है। जजमानी उत्तर भारत, ठीक है। बारा बलूट महाराष्ट्र, मिरासी तमिलनाडु और अडाड़े कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो ब्रिटिश भारत में 40% भाग खर्चा किया जाता था। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का जो सरकार का जो इनकम होता था उसका 40% भाग किस पर खर्चा किया जाता था? तो सैन्य पे खर्चा किया जाता था, सैनिक लोग पे। क्वेश्चन नंबर 33। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाद सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। तो दादा भाई नौरोजी अपवाद सिद्धांत दिए थे, जिसके द्वारा ये बताया गया था, उनके बुक में ये बताया गया था कि भारत से किस प्रकार भारत का संपत्ति इंग्लैंड ट्रांसफ़र हो रहा है, अंग्रेज लोग भारत का संपत्ति शोषण करके कैसे लेके जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किसने निकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो निकास सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 35। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? आर्थिक दोहन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके दिए गए कुट से सही का चयन कीजिए। तो ए नंबर में देख लेते हैं, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। बी नंबर, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो ए तथा दो दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, तो ये सही हो जाएगा। धन का निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो निर्यात तो होता था लेकिन अप्रतिफलित था, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता था, सारा धन तो अंग्रेज लोग लेकर के चला जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था? उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे, ये तो बिल्कुल सही, ये तो बहुत फेमस थे। जी सुब्रमण्यम अय्यर ये भी थे, आर सी दत्त ये भी थे। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था?
तो दादा भाई नौरोजी जो ड्रेन थ्योरी दिए थे उसमें विश्वास नहीं करता था सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां दादा भाई नौरोजी के थ्योरी पे विश्वास नहीं करते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया ये कौन लिखा था? तो दादा भाई नौरोजी लिखे थे। ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1901 में प्रकाशित हुआ था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का प्रकाशन 1901 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 41। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो किस पार्टी से लड़े थे? तो उदारवादी पार्टी से लड़े थे। दादा भाई नौरोजी किस पार्टी से चुनाव लड़े थे? तो उदारवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, जिसको इंग्लिश में लिबरल पार्टी भी बोलते हैं। ये कहीं कहीं लिबरल पार्टी ऑप्शन में देता है, तो वो भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। औद्योगिकरण अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह प्रक्रिया 1813 से प्रारंभ हुई। सही है। अनुद्योगीकरण प्रक्रिया 1813 से प्रारंभ हुआ था। दूसरा नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया। सही बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार खत्म हुआ था, तो ये प्रक्रिया और तेज हो गया था। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से विचार कीजिए कौन सा सही है। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी? दादा भाई नौरोजी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हो रहा था उसमें उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव क्या था? तो उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल सही है, वो तो यही बताया ही थे कि ब्रिटेन भारत का कैसे आर्थिक शोषण कर रहा है, भारत का धन कैसे ब्रिटेन जा रहा है। 2 नंबर, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। ये गलत हो जाएगा, ये नहीं किए थे। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। गलत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, कौन बोला था? कार्ल मार्क्स। ब्रिटिश आर्थिक नीति भारत में घिनौनी है, कौन बोला था? कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 46। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई अर्थव्यवस्था का अग्रदूत आर्थर कॉटन। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत आर्थर कॉटन, ये भी स्टार मार्क कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत आर्थर कॉटन। क्वेश्चन नंबर 47। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा युग्म सही है? तो औरंग राजकोष का प्रभार, ये गलत हो जाएगा। बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, ये सही हो जाएगा। बेनियान क्या किसको बोला जाता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। राज्य का नामित राजस्व दाता, इसको मिरासीदार बोला जाता था। औरंग फारसी का शब्द है जिसका अर्थ गोदाम होता है। औरंग फारसी का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? गोदाम। तो ये कैसे होगा? राजकोष का प्रभाव, ये तो नहीं होगा, तो इसलिए वो गलत हो गया। औरंग फारसी का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? गोदाम होता है। यहाँ पर बिक्री से पहले माल का भंडारण किया जाता था, तो गोदाम में ही माल का भंडारण किया जाता है। बेनियान क्या था? तो बेनियान पारंपरिक वाणिज्य समुदाय के व्यापारी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कंपनी एवं भारतीय कारीगरों के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। और मिरासी क्या था? तो मिरासी एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ उत्तराधिकार होता है। मिरासी का शब्द अर्थ क्या होता है?
उत्तराधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 48, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम क्या हुआ? तो ये देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के द्वारा भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो भारत का जो दस्तकारी उद्योग था वो नष्ट हो गया था। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 1857 की क्रांति हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को 2 बार 3 बार अच्छे से देखिए। खाना बनाते टाइम वीडियो अच्छे से देखिए, सुनिए और इसको याद कीजिए और घटना चक्र बुक से भी इसको रिवीजन के लिए कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।